कॉनिकल पेंडुलम कैसा क्वेश्चन भी कर रहे थे ना। मैंने आपको, हाँ भाई मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस करा देना मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। मैं लेके आया हूँ, एक दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे वाले। देखो, पार्टिकल मूव्स अलोंग, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन है, लिख लो एक बार। A particle moves along, an arc of a circle. A particle moves along an arc of a circle of radius r. An arc of a circle of radius r. According to the law, L is equal to a sin omega t. L की वैल्यू क्या दिया है? a sin omega t. Where L is the displacement, from the initial position, measured along the arc. Where L is the displacement from the initial position measured along the arc, and A and omega are constant, constants. Find. अब क्वेश्चन नंबर 1, the magnitude of total acceleration of the particle, at the points. अच्छा सवाल है, ध्यान से करना। The magnitude of total acceleration of the particle at the points L is equal to 0 और दूसरा उसी में प्लस माइनस a. L is equal to 0 and L is equal to plus minus a. Question number 2, the minimum value of total acceleration and the corresponding displacement. ट्राई करेंगे। and the corresponding displacement. मैं हिंट दूँ थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल गई। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो कौन सा? टेंजेंशियल। रेडियल कैसे मिल जाएगा? v स्क्वायर बाई आर से। ए नेट क्या होता है? ए टेंजेंशियल और ए रेडियल। तो पहले ए नेट निकाल लो, फिर एल जीरो पर क्या वैल्यू होगी ओमेगा टी की वो लिखो, और एल प्लस माइनस ए पर क्या वैल्यू होने वाली है वो लिखो। सॉल्व करो। ट्रिगो पढ़े हो ना मैथ्स में, ट्रिगो यूज करना। अभी प्योर कैलकुलेटिव है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशंस पे आपको काम करना था। एल दिया है ए साइन ओमेगा टी ना, आपसे टोटल एक्सेलरेशन पूछा है, तो आपको सबसे पहले यही जानना है कि ए टोटल का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस, तो मतलब आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? ए टी और ए आर।
अब आपको दिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, उसने एक यहाँ पे लिखा भी है कि जो ऐसे जा रहा है ना, तो एल जो है वो आर्क लेंथ पे लिया गया हमेशा। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि यहाँ पहुँचो, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसका, ये आर्क लेंथ वाली वैल्यू ही दी है। क्योंकि आर्क लेंथ वाली वैल्यू देगी तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे dv/dt से। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या v मिल जाएगा अपने को, ये हमें चाहिए और इसके लिए हम इतना लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखूं v तो क्या होगा, ये dl बाई, तो इसको जब डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मिल गया। a चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं, dv/dt या फिर d²L बाई dt²। तो जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे v को, तो क्या ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन सबको आता है क्या, बस मैंने डिफरेंशिएट किया, बाकी कुछ तो किया नहीं। ये अपना टेंजेंशियल आ गया AT। रेडियल कैसे निकालोगे, AR क्या होता है, R रेडियस दिया हुआ है, तो v²/r। अब v² का मतलब a² ओमेगा स्क्वायर cos² ओमेगा t/r। ठीक है क्या। देयरफॉर a नेट क्या आ गया यहाँ से, रूट ओवर AT² मतलब माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t टू द होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस ये क्या आएगा, टू द होल स्क्वायर। ठीक है क्या। ये क्या है, ये आपका नेट एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन ये सवाल पूछा ही नहीं है वो। अब क्वेश्चन शुरू होगा, अभी तो हमने टोटल एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हमसे पूछा है कि जब L 0 हो तब कितना होगा। तो अगर मैंने L को 0 कर दिया तो बेस इक्वेशन में जाओ, 0 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो क्या यहाँ से साइन ओमेगा टी 0 आ जाएगा, इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ओमेगा टी को 0 कर दिया तो क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो क्या ये वाला टर्म 0 हो गया। और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो जब बाहर निकालोगे तो ए नेट में ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं पूरा एक लाइन लिख ही देता हूँ कि a² ओमेगा रेज टू 4 साइन स्क्वायर 0 प्लस a रेज टू 4 ओमेगा रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 0 अपॉन r²। सही बात है। ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई पूरी। तो बचा क्या, यहाँ से जब बाहर निकालोगे तो a नेट आएगा a² ओमेगा स्क्वायर बाई r। तो जब L 0 था, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो उस टाइम पर नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, a² ओमेगा स्क्वायर बाई r। कितने लोग सही थे, यह कहाँ गलती हुई थी, सही थे, गुड। ओमेगा टी को x के साथ ट्रीट किया तो उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में होता है, वो इंटीग्रेशन में होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर में होता है। डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर में, इंटीग्रेट करेंगे डिनोमिनेटर में, जो हमने किया था पहले। L की वैल्यू दूसरा क्या बोल रहा है अपने को, प्लस माइनस a रखने बोल रहा है। तो यार देखो, अगर मैंने इसको a लिख दिया तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, कैंसिल हुआ तो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू π/2 आ जाएगी। ओमेगा टी कितना आया, π/2। π/2 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। देयरफॉर जो a नेट आएगा, क्या हम ऐसे नहीं लिखेंगे,
ये सब खाली ना घिसने वाले सवाल है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब दिख रहा होगा आपको ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस ए रेज टू 4 ओमेगा रेज टू 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यार ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया ना। तब देखो क्या बचा, ए नेट की जो वैल्यू आ रही है वो आया ए ओमेगा स्क्वायर। आगे जाके आप पढ़ेंगे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट है। ये हो गया खत्म पहला सवाल। दूसरा क्या पूछ रहा है वो, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। एक बार बताओ टोटल एक्सेलरेशन क्या आया है, वैसे ये आया है ना। मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये टाइम का फंक्शन है ना, df बाई dt को जीरो करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करो जीरो से। टफ डिफरेंशिएशन, हाँ टफ डिफरेंशिएशन होगा ये। जीरो से डिफरेंशिएट करो, वहां से आपको मिनिमम में मिल जाएगा। देखो आज का लेक्चर जो पीछे वाला नहीं पढ़े उनको समझ नहीं आएगा अगर आप रिवाइज करके भी नहीं है, क्योंकि आज का लेक्चर खाली मतलब आज का लेक्चर आएगा स्टार्टिंग के आधे एक घंटे, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। वो बिल्कुल पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। कौन सा सेकंड का, ए मिनिमम की बात कर रहे हो यार। ए मिनिमम आ रहा है ए ओमेगा स्क्वायर इन रूट, ए ओमेगा स्क्वायर रूट के बाहर है, फिर एक रूट लगाया, रूट के अंदर 1 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर r बाई 2a टू द होल स्क्वायर। चलो हम लोग साथ में ही करते हैं इसको। क्या इक्वेशन है नेट की, बोलो। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो मैंने इसको ओपन किया है पूरा। ओमेगा रेज टू 4, फिर ए रेज टू 4 ओमेगा रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 ओमेगा टी बाय आर स्क्वायर। यही है ना। तो अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पर ये आपको ए जो है ना नेट एक्सेलरेशन, वो किसके साथ चेंज हो रहा है, टी के साथ। टी क्या है यहाँ पर, टाइम। तो ए इज चेंजिंग विथ टाइम, और कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में पढ़े होगी, जो भी जिसके साथ चेंज हो रहा हो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो मैं पूरे को भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, थोड़ा लेंदी मेथड है। आपको चाहिए तो जो रूट के अंदर है इसी पार्ट को कुछ नाम देके उसको डिफ्रेंशिएट करो तो भी चलता है। तो मैं पूरे को ही करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए रेज टू 4 ओमेगा रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 ओमेगा टी बाई आर स्क्वायर टू द होल पावर हाफ इज इक्वल टू 0। क्या इस पूरे को t मान लेना चाहिए अपने को? अल्टीमेटली यही बचता है, बाकी पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ऐसा मान लिया तो ये क्या बन गया, क्या रूट एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन बन गया ये। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स आता है ना। तो 1 बाई ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 4 कॉस रेस टू 4 ओमेगा टी बाई आर स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये क्या हमने किया है, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया, सही बात है, या रूट टी को डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। अब जिसको टी मान रहे थे उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है और यही आपको आंसर देगा। मैं ये स्टेप से आपको बचा रहा था, आपकी मर्जी, आप पूरा लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि देखो वही आएगा अपने को, ओमेगा टी बाई आर स्क्वायर और ये जीरो। इस पूरे टर्म को अगर मैं इधर ले जाऊं तो जीरो ही बन जाएगा ना, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे, जब इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आपको साइन ओमेगा, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, मैं अलग से लिख रहा हूँ, आप जानते रहो अगर आपको नहीं पता है। ऐसे लिखा है अगर ये ना, तो इसका मतलब ये है कि डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी टू द होल स्क्वायर। अब इस पूरे को टी मानना पड़ेगा, तो एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो ये थोड़ा लंबा डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब डिफरेंशिएट करना है ना, तो हम एक लाइन हम लोग लिख देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 4 आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी टू द पावर 4। करेक्ट, कोई दिक्कत किसी को? अब इस पूरे को यहाँ टी मान लूँ अगर मैं, तो क्या ये बनेगा ए रेस स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन ओमेगा टी और डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। भाई चेन रूल लगा दिया फिर से ना, यहाँ पर साइन ओमेगा टी को टी मान लिया तो ये बन गया 2 साइन ओमेगा टी, और जिसको टी मान रहे हो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, क्योंकि अच्छा सवाल आएगा तो खाली हमें यही फंसा पाते हैं वो कैलकुलेशन में, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अब यहाँ ए रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 4 आर स्क्वायर बाहर आया, ये क्या बनेगा 4 कॉस क्यूब ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। बोलो क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? कोई बात नहीं। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो एक बार जरूर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्योर कैलकुलेटिव सवाल है ये। आपको मैंने बताया जब ओलंपियाड में सवाल आएंगे या जेई एडवांस में सवाल आएंगे तो आप इससे कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जेई एडवांस को लोग टफ क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं 2+2 को 5 पढ़ा रहे होते हैं, 2+2 वहाँ भी 4 ही होता है, उनका कैलकुलेशन ऐसे लंबे लंबे होते हैं, आपको घिसना पड़ता है, तभी लोग 3 घंटे में पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि इतना टफ क्वेश्चन है कि कोई कर ही ना पाए, एक दो ऐसे होते हैं, सारे तो नहीं होते, सारे कैलकुलेटिव होते हैं और लेंदी होते हैं इस तरह से। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, सही बात है ना। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा रेस टू 5 2 साइन ओमेगा टी प्लस नहीं, इनफैक्ट माइनस आ जाएगा ना, अभी कॉस का माइनस साइन होता है ना, देखो कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, तो -4 ए रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 5 बाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस क्यूब ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। करेक्ट, कोई दिक्कत है तो बोलो। मैंने क्या किया है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये ओमेगा और ओमेगा रेस टू 4 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया तो कॉस ओमेगा टी क्या हुआ माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस साइन यहाँ लगा दिया, और यहाँ भी ओमेगा टी का ओमेगा,
तो ये ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ए रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 5, बाकी वैसे ही लिखा 4, जो यहाँ लिखा था मैंने रीअरेंज करके पहले लिख दिया उसको। कॉस का माइनस साइन था तो माइनस लगा दिया, अब साइन ओमेगा टी और ये वाला लिख दिया। अब देख लो यार ये माइनस में है, अब तो हो गया सॉल्व ये। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको इधर ले जाओ तो 4 ए रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 5 बाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस क्यूब ओमेगा टी। एक साइन ओमेगा टी ने साइन ओमेगा टी को मार दिया, ये कॉस ओमेगा टी ने यहाँ स्क्वायर बना दिया, ये ए स्क्वायर ने इसको कैंसिल किया, यहाँ 2 बना और ये 2 2 जा 4। तो क्या इधर बचा 1 हो गया ना। 1 इज इक्वल टू ये कितना 2 ठीक। कोई दिक्कत? हमें आंसर में पूछा क्या है, मैं निकाल क्या रहा हूँ? मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन में हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ओमेगा टी चाहिए और कॉस रेस टू 4 ओमेगा टी चाहिए। तो कॉस रेस टू 4 ओमेगा टी तो आपको मिल गया, अगर कॉस स्क्वायर मिल गया तो कॉस 4 भी मिल गया ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर बाई, अच्छा अगर ये कॉस की वैल्यू है तो कॉस होता क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये ऐसे लिखा जाएगा? क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, ये रख दो यार वहां पे। अब तो कर लोगे, जैसे वैल्यू रखोगे क्या आएगा? हाँ कहाँ √2? ओके लो, अब ठीक है। तो ए नेट क्या आया? √ओवर ए स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4, साइन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखो 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 4। आप तुम लोग ना गाली देने का मन कर दे सकते हो, इतना टफ करा दिया। लेकिन यार देखो मैं तुम्हें पहले लेक्चर से ही बोल रहा हूँ, आपको मेरे साथ अलाइन होना पड़ेगा। मैं आपके साथ अलाइन नहीं हो रहा हूँ कि अपना पेस कम करके मैं आपको बताऊंगा कि ये आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है आप कर लो, क्योंकि अभी आप गाली दे लोगे, नहीं मन करेगा, मेरा रिव्यू खराब करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जेई के बाद आपको ये समझा कि स्कैम हो गया आपके साथ, जो पेपर क्वेश्चन में आया वो आपको कराया ही नहीं गया, फिर उस टाइम पे गाली देने से बेहतर है अभी दे लो। क्या था अभी? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, आर स्क्वायर नीचे लगा दो। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या आया है? अब सॉल्व कर लोगे क्या? ये मर गए, इसको मार डालो। हाँ अच्छा तो एक और जोड़ देता हूँ ना मैं यहाँ पे। अब ठीक है, वेरी गुड। हाँ अच्छा ये 4 था क्या? तो ये पूरा मर गया, और कुछ मर रहा है नहीं ना? ठीक, तो ए नेट क्या आया? √ओवर ए स्क्वायर। अब तो मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे क्या बच रहा है अपना? ओमेगा रेस टू 4 आर स्क्वायर बाई 4, यही बच रहा है ना? ओमेगा रेस टू 4 आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा? ये ए स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 माइनस ओमेगा रेस टू 4 आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो सॉल्व करके, जो आंसर आएगा वही आंसर है। अब मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये समझाना था। देखो इसमें फिजिक्स टफ है कि मैथ्स टफ है? फिजिक्स तो लास्ट पेज पे खत्म हो गया था, पूरा कैलकुलस चल रहा है अपना।
तो कैलकुलस आपको अच्छा खासा आना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपको मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अगर आपने देखे होंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन कैलकुलस के मैंने करवाए हैं, उसका जेरॉक्स निकालिए, घर पे सॉल्व करिए, नहीं आया तो पूछो। ये एक सवाल था। अब नेक्स्ट। हाँ हाँ लिख लो। बेसिक मैथ्स का पीडीएफ बेसिक मैथ्स में ही बहुत कुछ है उसमें, सब सब पूरा जितना फिजिक्स में लगेगा पूरा करा दिया तो ये एक ही मेथड है कि इसका कुछ इजीयर मेथड है? है। मतलब कैसे? लेकिन वो आपको करने के लिए थोड़ी सी और अच्छी क्वाड्रेटिक आना चाहिए बहुत अच्छे से। ये जो ये लिखा है, इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा या इनको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, जो भी तुम करना चाहो। अंदर इसको एक्सपांड करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक, और क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू ही लीड करेगा पूरे के मिनिमम वैल्यू के लिए। उस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू ये आएगी। लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा अभी, वो 12वीं के बाद करवाते हैं वो मेथड। मैं इसका एक दूसरा मेथड ट्राई करूंगा बताने की। क्वाड्रेटिक पढ़ लिया आपने? क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात है। आ जाएगा तो इतने लंबे मेथड से बच जाओगे। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हमेशा क्वाड्रेटिक बने। इसमें बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे खैर कोई अगर साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो बनेगा ही बनेगा। एक एक ही रोज कराऊं क्या? बोर हो गए क्या एक में ही? हाँ ना? हाँ ठीक है, अभी एक ही कराता हूँ, बाद में कराता हूँ। क्योंकि सही बात है, अगर आप अभी हम लोग उसमें बात आप चल रही होगी, आपको पता चला है हम लोग धीरे धीरे से कुछ ट्राई कर रहे हैं। देखो जिसको जितना खाना चाहिए उतना ही खाना मिलना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा खिला दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहीं कहीं से निकलने लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम कंट्रोल में रखते हैं खाना किसको कितना देना है, उस पर बात चल रही है। कहाँ ये? हाँ अच्छी बात है। साइन ओमेगा टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कॉस ओमेगा टी नहीं, कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। भाई अगर मेरे पास ये लिखा है तो इस पूरे को पहले टी मानना पड़ेगा, तो कॉस ओमेगा टी। अब जिसको टी मान रहे हो चेन रूल में फिर से डिफरेंशिएट करो उसको, तो क्या आया? ओमेगा। तो ये ओमेगा रेस टू 4 पहले से है, एक ओमेगा यहाँ से भी आ गया। समझा? क्योंकि ये बात आप लोग समझो, अभी जिस स्टेज पे आप बैठे हो 11th का 6 महीने हो चुका है, अब आपको खुश रखने के लिए पढ़ाई नहीं करानी है ना। आप चाहते हो अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊँगा मस्त जोक पास करूँगा, यहाँ नाचूंगा 2-4 घंटे, फिर निकल जाया करूँगा। लेकिन तुम फिर लास्ट में तुम्हें लगेगा कि गलत हो गया मेरे साथ। इसलिए अभी पढ़ लो जितना तुम्हें मिल रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन क्लास में टीचर पिक नहीं करते। कौन अपना 1 घंटे देगा ऐसे क्वेश्चंस पे? लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर हूँ तो मुझे आसान नहीं पढ़ाना, मुझे टफ ही पढ़ा के देना। मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा फिर से तुम्हें, कोई मेरे पास आ जाना, मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दो। ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, जो मैं क्लास में करवाने वाला हूँ वो मैं अलग से करा दूंगा। तो है, मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा, बाकी ग्रुप में भेज दूंगा। अगर मैक्सिमम क्राउड सॉल्व करके आएगा तो मैं क्लास में करवा दूंगा। करना तुम्हें पड़ेगा। लेकिन चलूँ मैं आगे? ये सवाल का एक और मेथड है, शायद तुम्हें वो अच्छा लगे, वो करवा देता हूँ। जल्दी लिखो। नहीं ठीक है। हाँ, अगर एक मॉडल जो पेपर अभी है मॉडरेट टाइप का पेपर आप लेते हो, तो उस मॉडरेट टाइप के पेपर में 130 प्लस स्कोर आप करते हो तो आप किसी टॉप 7 IIT में एक सीट पक्का कर लोगे। अगेन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, एक सीट मिल जाएगी। पहले आपको सीट देखना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस चाहते हैं तो आपका ये स्कोर 200 के आसपास होना चाहिए, 200।
तो अब और अगर मेंस में आपको एक NIT में CS चाहिए हो तो 300 के पेपर में आपका स्कोर 230 प्लस होना चाहिए। तो 300 में 230 स्कोर करना टफ है कि 360 में 200 स्कोर करना टफ है? 300 में 230 आना टफ है। ये आसान है, अगर ढंग से पढ़ते हो तो मुझे लगता है एडवांस जो है वो मेन से आसान पेपर है। मैं उल्टा बोलता हूँ, सबसे टफेस्ट जो पेपर मुझे लगता है वो बोर्ड है। हाँ, उसमें लिखना पड़ता है कहानी पूरी। और तुम्हारे HSC वालों को तो किसी ने चैलेंज किया था कि ऐसा तुम्हें 1000 रुपये मिलेंगे, बस NCERT से अलग बुक बना दो। उनने NCERT से अलग बुक बना दिया। वो ये भी नहीं देखा बच्चे पढ़ेंगे कैसे, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कुछ नहीं, बस बना दिया है। तो बोर्ड बहुत टफ है। बोर्ड के बाद मुझे मेंस लगता है। बोर्ड और CET को मैं एक लेवल पे रखता हूँ। CET का परसेंटेज इतना हाई क्यों जाता है? क्योंकि जितने CET देने जाते हैं ना, उसमें 60% जय बजरंग बली वाले हैं। हाँ, 1 2 3 4 जय बजरंग बली। या ऐसे करते हैं, आंख बंद किया, जिस पे पेन पड़ गया वही टिक। हाँ, तो वो क्या करते हैं, अब उसमें कई लोगों का लक काम कर जाता है। जिसका लक काम कर गया वो पहुंच गया 200 में 200 नंबर पे। 180 वाले को नहीं मिला VJTI, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सब टिक करके आ जाते हैं ना। तो अब किस्मत की बात है, कई बार लोगों का तुक्का लग भी जाता है, और 10% तो ऐसे लोग हैं जिनका तुक्का लगता है, वही सीट लेके बैठ जाते हैं। तो बोर्ड्स और CET, फिर JEE मेंस, और सबसे आसान है JEE एडवांस स्कोर करना। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ पूछता ही नहीं है यार। तुम कोई भी JEE का क्वेश्चन, हाँ एक आध एक्सेप्शनल क्वेश्चन हर पेपर में होते हैं, उनको छोड़ करके 90% पेपर्स में टाइम लिमिट के साथ आप कर रहे हो। ये 50% स्कोर 180 होता है, मैं आपको 130 140 बोल रहा हूँ, तो आपका मतलब 40% के आसपास स्कोर करना है। 40% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। 40% क्या 60-70% ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते, आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है कि भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन कर रहे हो, अभी क्या होगा पता है, ये क्वेश्चन कर लिया ना, आपने ये नहीं लिखा कि आपको किस पॉइंट पे आपकी गलती हुई थी। जैसे जैसे मैंने लिखा है ना, वैसे आपके भी नोट्स में लिखा रहता है। ऐसा क्यों हुआ, अभी दिक्कत थी, मैंने बता दिया, आपको समझ गया, लेकिन इसके बाद फिर आपने नहीं लिखा। पता नहीं आपको किस बात का डर होता है कि मेरा नोट्स कोई देख लेगा, किसको दिखाना है नोट्स, या क्या है जादू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने नोट्स में लिखते ही नहीं है। आप लिखिए नोट्स में कि यहाँ पे क्या किया गया, जहाँ आप फंस गए थे ना, वहाँ आप लिखो अपनी लैंग्वेज में कि वहाँ क्यों फंस गए थे आप, या फंस गए तो वहाँ से निकला कैसे मैं। तो रिवीजन के टाइम पे तब काम आएगा ना। तो रिवाइज करोगे, जो पहले अटके थे वही फिर अटक जाओगे। मैं बोल रहा हूँ एक बार में कभी सॉल्व होता ही नहीं है तो डाउट। दूसरा, जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट ही रह जाते हैं। आपने डाउट पूछा, वो क्लियर किया, घर जाके वो डाउट दोबारा आप सॉल्व नहीं करते बिना देखे, तो आपके डाउट रहेंगे ना, क्योंकि आपने थोड़ी सॉल्व किया, वो तो मैंने सॉल्व कर दिया ना भाई। तो मेरा डाउट क्लियर हो गया, तुम्हारा डाउट ही रह गया। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। डाउट अपना ख़राब मत करो। अच्छा, मैंने कुछ बोला था क्या आज? मुझे लग रहा है मैंने क्लास में कुछ अनाउंस किया था, मुझे भूल रहा हूँ। मैं नहीं किया था, अभी कर दे रहा हूँ। पेपर सॉल्व किया तुम लोगों ने जो मैथ हुआ था, पूरा सेशन हुआ उसका टीचर्स के साथ? तो मैं अगला लेक्चर जो मेरा है इस वीक में है क्या? नहीं, कब है? परसों? कल है। तो कल ना पेपर सॉल्व करके आना। मैं पूरा JEE का जो तुम्हारा मैथ हुआ है उसको पूरा मैं सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा कि क्या क्या आप गलती करते हो। तो पेपर क्योंकि जितने क्वेश्चंस में आप गलती करो, ये मानो वही पेपर में आएंगे। मैं केमिस्ट्री थोड़ी सॉल्व कर पाऊंगा यार, फिजिक्स ही करूँगा। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो बच्चों, ये मतलब काम की चीज़ है तुम्हारे। और ये सवाल का एक और मेथड है
मैं उस मेथड की बात कर लेता हूँ। जरा मुझे बताओ ए नेट क्या आया था, बोलो ए नेट क्या आया था? ए नेट था ए रेस टू ए स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए रेस टू ए स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए रेस टू 4 बाई आर स्क्वायर था क्या आर था? ये इक्वेशन आया है। जो मेथड 2 है मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए, मैं इसमें ऐसा नहीं कर सकता क्या? एक काम करें अगर अपन यहाँ पर कि इस पूरे में से मैं ए स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 को कॉमन ले लूं, ले सकता हूं? तो अंदर क्या बचेगा? यही बनेगा क्या? यहां से ए ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है? मैं यार ना इसको थोड़ा सा और मेरा मन कर रहा है कि इसको और तोड़ दिया जाए, तो मैं सबको कॉस में चाह रहा हूँ बेसिकली बना लेना। सबको कॉस में बनाऊंगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो या मैं इसको ऐसे लिख दूं आर स्क्वायर, अब मैं क्वाड्रेटिक बना रहा हूं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, या ऐसा लिखो cos रेस टू 4t मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या ऐसे लिखो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर cos रेस टू 4 ओमेगा टी, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1। यही आया ना आपका ए नेट। अब बेटा देखो ये अंदर जो है ना, ये आपका एक क्वाड्रेटिक बन गया। कैसा क्वाड्रेटिक बना है ये? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये थोड़ा मेरा काम नहीं है, ये मैथ्स का काम था। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन गया क्वाड्रेटिक। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब तुम ये बताओ, ये देख करके तुम बोल सकते हो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? क्या 0 होना चाहिए? डी लेस देन 0 होना चाहिए ना, मिनिमम तभी तो मिलेगा। अब निकाल लेना आगे, सॉल्व करोगे तो जो कॉस ओमेगा टी वहां कितना आया था समथिंग, कॉस ओमेगा टी आर स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको यहाँ भी मिल जाएगा। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 2 कहीं था, हमने गायब किया क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं था ना 2, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम अच्छा आएगा ना 2 माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वहां से 2 आ जाएगा। करोगे ट्राई, घर पे करना। ये ऑल्टरनेट मेथड लिख लो, इसको नाम दे दो कि ये ऑल्टरनेट मेथड है। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो आपको करने चाहिए, और आप मैं ऐसे और सवाल भेज दूंगा कि कोई एक आ जाना मेरे पास, मैं दे दूंगा, वो ग्रुप में अपलोड कर देना। सब लोग ट्राई करेंगे, 80% पब्लिक ट्राई करेगी तो मैं क्लास में करवा दूंगा। 2 4 5 10 लोग कर रहे होंगे तो अलग से करवा दूंगा, ठीक है। करके आओ, अच्छे सवाल रहेंगे, उसमें 2-3 सवाल ही होंगे, लेकिन वो तुम्हारा शायद 1 घंटा पूरा ले लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और टाइप के सवाल जो हम कर रहे थे। कॉनिकल पेंडुलम किया था हमने, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किया था। एक डिस्क है मेरे पास और उस डिस्क का मैं साइड व्यू बना रहा हूं। ये है साइड व्यू,
इसके ऊपर यहाँ एक ब्लॉक रखा है मैंने मास m का, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से। किससे रोटेट कर रहा है? ओमेगा से। यहाँ म्यू दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? म्यू। मैंने पूछा फाइंड ओमेगा, ये डिस्क है, फॉर विच ब्लॉक remain stationary with respect to disk। अब ये बेसिक सवाल आ गया। वो क्या कह रहा है? देखो ऐसे डिस्क है, उसके ऊपर एक चीज रखा है, ऐसे घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, तो घुमाने के टाइम एक लिमिटेड स्पीड तक दोनों साथ में चलेंगे, उसके बाद ब्लॉक ऐसा स्लाइड करने लगेगा ऊपर। तो आपको स्लाइड नहीं करवाना है डिस्क के ऊपर। अगर स्लाइड नहीं करना है डिस्क के ऊपर तो ओमेगा कितना हो? क्या करेंगे? देखो सिंपल है, ये घूम किधर रहा होगा? क्या घूम रहा होगा? इसी सर्कल में। इधर आपको एक फोर्स चाहिए। अब ये कौन सा व्यू है? ये इसका साइड व्यू है। जरा कोई कड़ा पहना है? अरे करण निकालो जल्दी। किसी के पास ऐसा रफ पेपर है? नहीं फाड़ो मत, फटा हुआ पड़ा हुआ, हाँ वो मिल गया ना। ये काम का नहीं है ना? इतना अच्छा लिख के काम का नहीं है पेपर। दो बार लिखा। ये लड़कियां ही कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते। ये रफ है। मेरा बोर्ड का पेपर इसका पेयर देखो, इसका पेयर है ये देखो। मेरा बोर्ड का पेपर इससे खराब है। बस बस हंस लिए। अरे ठीक है, मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। ठीक है चलो। ये ऐसे है, ये डिस्क ऐसे है, बस इधर देखो, ये डिस्क ऐसे है, बीच में यहाँ कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और इस डिस्क को ना ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट भी घूम रहा होगा। अब वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, ऐसे, तो ऐसे घुमाने के टाइम पर इसको कितनी तेज घुमाऊंगी, यहाँ जो ब्लॉक रखा है वो यहीं रखा रह जाए। ये है हमारा टॉप। ये डिस्क बेसिकली ऐसा है। साइड व्यू कैसा बनाया? अब ऐसे रखा हुआ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ रखा हुआ दिख रहा है, मैं पेपर में कैसे बनाऊंगा? ये लाइन तो बना नहीं पाऊंगा बाहर की तरफ डिस्क। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा रखा यही है ना, अपन ऐसे देखते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, यहाँ रखा दिख रहा है। अब ये भी नहीं बना पाओगे कि ऊपर रखा हुआ। भाई अगर मैं फ्रंट व्यू बना भी दिया ऐसे, इसके ऊपर कैसे रखोगे ऑब्जेक्ट को? तो मैंने क्या किया, ऐसे ना देख के इसको ऐसे साइड से देखा। देख रहे हो ऐसे, यही तो बना है। या ऐसे जो ऐसे देखा तुमने साइड व्यू, तो ये, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मैंने ऐसे दिखाया। समझ में आया? तो तुम ये फ्रंट व्यू में देखो या टॉप व्यू में देखो, तो यहाँ रखा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, कितनी तेज घुमा दूं? ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये कितनी तेज घुमाओगी यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है वो गिरे ना? यही सवाल है। तो अगर ये ऐसे रखा हुआ है टॉप व्यू में, जो मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं गिरेगा तभी तो रुका रहेगा ना वो। अब मैं इस सवाल को जो यहाँ बता रहा हूँ ना, इसी का टॉप व्यू बना के दिखाता हूँ आपको। तो इसका टॉप व्यू दिखेगा कैसे?
ऐसे मेरा ये रिंग हो गया या डिस्क है जो भी है। टॉप व्यू मतलब यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है मान लो, ठीक है, इसका रेडियस आर ले लो, ऐसे यहां कहीं रखा हुआ है टॉप व्यू में। अब बेसिकली ये यहां इसके ठीक ऊपर रखा होगा, ऐसे यहां है ना ये, इसका mg किधर लग रहा है, नीचे नहीं अंदर की तरफ इनटू, क्योंकि अभी मुझे नीचे ऐसे दिख रहा है, मैं ऐसे देखूंगा तो ये इधर दिखेगा mg, बदल जाएगा डायरेक्शन। तो इस केस में मतलब ये ऐसे है, यहां ब्लॉक रखा है तो इसका mg तो ऐसे तुम ऐसे देख रहे हो, है ऐसा, डिस्क ऐसे रखा है लेकिन तुम देख ऐसे रहे हो, तो तुम्हारा mg किधर है, नॉर्मल किधर है, और n और mg क्या दोनों बराबर है। यहाँ बेटा जो म्यू है, अच्छा ये घूम रहा है, घूमने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो काम करना चाहिए। कौन सा फोर्स है जो इसको घुमा रहा होगा, वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल तो कोई फोर्स होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। इसको कौन घुमा रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन इसको घुमा रहा है, फ्रिक्शन घुमा रहा है मतलब इधर लगा फ्रिक्शन। अगर मैं यहीं बैठ के देखता हूँ डिस्क के ऊपर तो मुझे रुका हुआ दिखेगा, तो पीछे की तरफ दिखेगा mr ओमेगा स्क्वायर विच इज आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या मेरी बात किसी को दिक्कत हो रही है समझने में, बस खत्म हो गया। अब अगर वो रुका हुआ है तो f की वैल्यू म्यू n के बराबर होनी चाहिए और ये बराबर होना चाहिए, अच्छा ये रुका हुआ कब तक रहेगा बच्चों, अगर मेरा फ्रिक्शन mr ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो ये रुका रहेगा। तो मैं ऐसा ना लिख के लिमिटिंग केस लिखूं तो ऐसा लिखूंगा f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। अगर f कम हो, भाई उसको सर्कल में घुमाने का काम कौन कर रहा है, डिस्क तो घूम रहा है, मेरे ब्लॉक को सर्कल में कौन घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है मेरे ब्लॉक को, फ्रिक्शन। अगर मेरे ब्लॉक को फ्रिक्शन घुमा रहा है और फ्रिक्शन ही कम हो गया तो क्या वो घूम पाएगा क्या सर्कल के साथ, तो फ्रिक्शन कम हो गया तो बाहर की तरफ झटक के निकल जाएगा, वो स्लाइड कर जाएगा बाहर की तरफ। अगर तुम्हें बाहर की तरफ नहीं भेजना है उसको तो फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए, तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन में अगर मैं लिखूं तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, म्यू एन, क्या ये बराबर हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर के। अच्छा n की वैल्यू कितनी है, तो क्या म्यू mg आ गया mr ओमेगा स्क्वायर, हमसे पूछा क्या है ओमेगा, तो बेटा देखो आ गया क्या, ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाई आर, ये आएगा भाई। तो ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू रूट जी आर बाई, सॉरी रूट म्यू जी बाई आर। मतलब ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साथ रहने के लिए, म्यू जी बाई आर। म्यू जी बाई आर से कम रखा तो दोनों साथ में चलेंगे। अब सोचो अगर दो ऑब्जेक्ट, बस आवाज बंद करो थोड़ा, अगर दो ऑब्जेक्ट रखे दोनों को साथ में चलाना है काफी लंबे ओमेगा के लिए कि 50 रेडियन पर सेकेंड से भी साथ में चला पाऊँ, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, तीन चीज करनी चाहिए। रेडियस बहुत छोटा कर दो, मतलब ऐसा रखो कि ऑलमोस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास बन जाए, इतना छोटा रेडियस रख दो। दूसरा काम आप कर सकते हो, म्यू रफनेस सरफेस का तुम बहुत बड़ा कर दो, अगर रफनेस बढ़ा दोगे तब भी दोनों बहुत देर तक साथ में रहेंगे। समझ में आया क्या, इसका सिंपल सा एग्जांपल तुम ले सकते हो, स्केल ले लो, स्केल पे ज़्यादा रबर बैंड ले लो, या फिर तुम्हारी मर्जी तुम ऐसा स्टिकी नोट्स ले लो, मतलब ऐसा जो स्केल पे रख पाओ, फिर स्केल पे रख के ऐसे उसको उठाने की कोशिश करो। देखो सबका ये थीटा अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि म्यू सबका अलग अलग है। तो हमें सर अगर ओमेगा ज़्यादा बड़ा करना है तो या तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को चेंज कर देना चाहिए
या फिर को कम कर देना चाहिए। नोट कर लो ये सवाल। इसी का भाई मिलता है एक सवाल में कि चलो ये कर लो फिर बताता हूँ। तुम आई से नॉर्मल रिएक्शन का बेसिकली दो अगर जब कांटेक्ट में आते हैं ना तो ये ग्रेविटी वाला फोर्स है। ये ऐसा कोई इसका कोई रियल एग्जांपल नहीं है कि क्यों आया। होता क्या है, जो और फोर्सेस लग रहे हैं ना वो फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और वो कांटेक्ट में है तो एक दूसरे पर एक फोर्स मतलब वो अप्लाई नहीं करते। वो इसका मतलब है ऐसा फीलिंग, ऐसा कोई कॉज ऑफ फोर्स नहीं। कोई भी फोर्स दो ऑब्जेक्ट को साथ में रखने के लिए कम कर रहा है तो उसका कॉज नॉर्मल आ जाएगा। इसलिए तो हम लिख देते हैं ना n इज इक्वल टू एम जी, कहीं पे n की वैल्यू है। एक कार का टायर का अरे ओ पंचायत, क्या बातें चल रही है? पेपर चाहिए? अच्छा, ओहो, हाँ हाँ बोलूंगा, जलील करके दूंगा, बेइज्जती करके। आदित्य, हाँ जोशी, कितना आया? 153। फिजिक्स में 79, केमिस्ट्री में 36, मैथ में 38। मोहम्मद अमान भाई 85 क्यों आए? 100 भी नहीं पहुंचे। मैं बोलूंगा और बातें करो क्लास में। रिशान कौन है? 115। हीरक कौन है? कितना? तुम क्या कर रहे हो? मैथ्स में कैसे स्कोर आ रहे हैं? ये क्या नाम लिखा है यार? नायरा क्या है? नव्या। नव्या कौन है? हाँ 108। बढ़ाओ। ये तुम लोग नाम बताओ मुझे। क्या? संयम दोषी। कौन है संयम? संयम भाई लो 120, 420 होना चाहिए था। सानिका 47। अब ऐसा मैं गलत काम तो नहीं कर सकता, एक का बोलूं एक का ना बोलूं। जैविन कहाँ है? 146 ओनली। कौन है कृति? कृति 57। कैवल्य कौन है? 94 के। भाई तुम लोग के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, देखो एनालाइज करो क्या गलती कर रहे हो। कृषांक 91। चारवी कौन है? 125। बढ़ाओ बढ़ाओ मार्क्स बढ़ाओ। कौन है हिमंग? 149 और बढ़ाओ। रुद्राक्ष जैन 168। बढ़ाओ भाई, 200 पार जाओ। जय मिस्त्री 102। 200 पार। आकृति क्या है? स्कोर नहीं आ रहा है। 83 में क्या होगा? ये क्या है? ऐसा कैसे नाम लिखता है कोई? कौन है रीसा? 93। 100 पहुंचो। जिया कौन है? कैसे मार्क्स आए? कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? चलो केमिस्ट्री में से बात ही नहीं करूँगा, फिजिक्स में 0 क्यों? इतना क्या टर्म बना दिया पेपर का? टॉपिक क्या था? काइनेमेटिक्स और एनालिटिक्स दोनों मिला के तो पेपर आसान ही होगा, टफ नहीं रहा होगा। फिर कैसे? क्या हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? तुम मिलो मुझसे लेक्चर के बाद।
ये कौन है? नमीर। नाम लोग ऐसे लिखते नाम कि पढ़ ही ना पाए आदमी क्या लिखा है। क्या बोला? नमीर। कौन है नमीर? नाम तो ढंग से लिख दिया करो। ऐसे क्या सोते सोते हम ऐसे लेके जा रहे थे लाहौर। 124 मैथ्स में बहुत कम है। नील। कौन है नील? क्या हो रहा है? अरे काइनामेटिक्स 6 महीने से बीमार चल रहे हो क्या? काइनामेटिक्स में -5 नंबर क्यों आ रहा है फिजिक्स में? अच्छा लगता है क्या ये? भाई काइनेमेटिक्स ऐसे टॉपिक है ना, इनको ना आंख बंद करके पेपर देना चाहिए। 6 महीने सबसे पहला टॉपिक वही पढ़ते हो। एक भी क्वेश्चन ही नहीं था। क्या करता है? एक भी क्वेश्चन नहीं था। दिवेना क्या है? कौन है दिवेना? अब अगर पीछे मुड़ के बात करी तो मैं ना मार्क्स याद कर लेता हूँ, मैं बोल दूंगा सबको। अभी नहीं बोल रहा हूँ। बोलना मत। ए आर्या थोड़ा और मेहनत कर लो बेटा, मैथ्स में वीक है थोड़ा। सर आधे बच्चों का दिया, आधों का नहीं लिया। हाँ आधों का दिया, आधों का मार्क्स। कहाँ? आपने आधे बच्चों का बता दिया। मुझे इसका नाम ने बता दिया। सान्विका क्या है ये? इतना कैसे मैथ्स में क्या हो रहा है? पढ़ो, मुझसे मिलो, तुम लोग बात भी नहीं करते। बताओ तो क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं हेल्प कर पाऊँ। अवनीश कौन है? तुम्हारे ठीक ठीक हैं, लेकिन ठीक ठीक मतलब ये नहीं बहुत अच्छे मार्क्स है। ठीक ठीक का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बैलेंस्ड है, इसको बढ़ाओ। आदित्य चौधरी क्या दोस्त? बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ रहे हो, दे दो। चहल मैथ्स तो अच्छा किया तुमने, लेकिन बाकी सब में वाट लगा दिए। सार्थक सार्थक दो भाई, पढ़ो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो। करण नमस्ते सर, ये क्या है? अच्छा कब गया जाएगा? अगले बार अच्छा जाएगा। संडे है ना, बैठ बना रहा हूँ मैं यही पेपर। सर बैठ में वैसे वाले क्वेश्चन पूछोगे क्या? वो जो था। मेरा मन करता है मैं कुछ भी पूछ लेता हूँ। काशवी बात करने पे नंबर ऐसे ही आएंगे। देखो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन लेक्चर के बीच में ये जो लिखा पढ़ी वाली बात चलती है साइन लैंग्वेज में, वो मुझे दिखता है। अंधा तो हूँ नहीं मैं, तो ये मत करो, नहीं तो ऐसे ही मार्क्स आएंगे रियल पेपर में भी। ये क्या नाम लिखा है? वालजी। वालजी कौन है? अरे भाई साहब, मैं खुद आगे दूंगा आपको। क्या क्या कर दिया आपने? कैसे? नहीं लिखा कुछ भी क्या? तुक्का मारना बंद कर, तुक्का मारना बंद किया है? तो सॉल्व करके तो तुम्हें आना चाहिए था ना। स्टार्टिंग से तुक्का ही मारे। अब मत मारना। धैर्य सही आ गया। तुझे अपने से इतनी उम्मीद भी नहीं है। करना भी पाप लगता है ज्यादा उम्मीद करना। पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा? कहाँ पढ़ता है?
यश मिश्रा कौन है? तू ही है। बात नहीं कर रहा है। मैं क्या बात करता हूँ? मैं क्या बात करता हूँ? तू ही तो बोला। इशिता शिवम भट्ट क्या दोस्त? साथ और जोर से बोलते भाई। तुम सब साथ में थे क्या? 1 2 3 4 सबके तुम मिलते जुलते सर हैं। फर्स्ट बेंच पे एकदम बीच में मेरे लिए जगह रिजर्व करके रखी थी। कौन कौन पेपर नहीं दिया था? सबको मिला? और बातें करो, ऐसे घूम के बात करते, अगर आप घूमे काट डालूंगा मैं यहीं पे। कैसे मार्क्स आए? बहुत अच्छे। I didn't get the paper. क्यों? I was sick. That's what it is. कैसे मार्क्स थे? अच्छे थे ना? ऐसा इसको जेरोक्स करवा के लेमिनेट कराओ, ऐसे फ्रेम करा के लगा दो घर में। ये क्या तुम लोग ऐसे क्या लिख लिख के बातें करते हो? मुझे भी दिखाओ। क्लास लेक्चर के बीच में क्या लिखते रहते हो ऐसे? We write. नो यू No. मारूंगा एक थप्पड़ भी। भाई ये मार्क्स तुम्हारे बहुत। पेपर दिए थे? हाँ, जब दिए थे तो पेपर मिलेगा कहाँ से? मैं दिया था। अरे पेपर दिया था। अरे सर को पूछ ले भाई, तेरा वैसे भी कल मिलने था। तेरा मिल नहीं रहा। घर तो नहीं लेके चले गए थे? अरे दिया था वो तक। इधर आ। अरे वो एक सर थे यार। देखो ना, पूछो ना मेरा पेपर। पूछो। ये भी दे देना वैसे। मार्क्स देखे तो मूड खराब हो गया। मैं तुम्हें कहाँ एडवांस कराया जा रहा हूँ 2-2 पेज के क्वेश्चन, और कहाँ कोडो काइनेमेटिक्स में पढ़ के नहीं आए थे। पेपर लाया है कोई? क्वेश्चन पेपर दिखाओ जरा, तो क्या था उसमें ऐसा रॉकेट साइंस भाई? हैं? ये पेपर है और इसमें तुम्हें 20 25 30 40 में खेल रहे हो? ये 90+ वाला पेपर है फिजिक्स। कल मिल जाएगा तुम्हें। अरे मुंह से निकल गया। मेरे मुंह से ना ऐसे मेरी जबान बहुत तेज फिसलती है पेरेंट्स के सामने। तो ऐसे बैठे रहते हो ना, ऐसे फिसल जाती है, मुंह से निकल जाता है कि अरे ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ये कर रहा था उस दिन। तो सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन तो काम हो चुका होता है। देखो पढ़ाई करो यार, इसमें में काम नहीं चलेगा। कम से कम अगर 1 2 4 लोग भी 200 के आसपास जाते, 200+, तो मुझे अच्छा लगता। हाईएस्ट कितना है? 180। कितना? किसका है? कितना? 160। सेकेंड हाईएस्ट कौन है? क्या पेपर में कहाँ तुम लोगों को डिफिकल्टी फेस हुई बताओ? चलो तुम्हें से स्टार्ट करो। 200 क्यों नहीं? 2-3 क्वेश्चन तो पढ़ाया नहीं था इम्पल्स वगैरह का, तो वो नहीं आया। अच्छा ठीक है। बाकी तो मतलब केमिस्ट्री में पता नहीं, थोड़ा अच्छा 3 नहीं पढ़ाया था तो ठीक है। अगर फिजिक्स में 3 नहीं पढ़ाया है तब ठीक है, तब तो तुम अगर किए तो 68 मान लो, 3 तो 12 80 पहुँचते, ठीक था। केमिस्ट्री मतलब ठीक ही था, कुछ था नहीं। ठीक तो नहीं है ना, 64 ही तो है। हाँ, और मैं बेटर आया था। मैथ्स में थोड़ा टाइम कम पड़ गया। क्यों? मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा ऐसा सॉल्विंग कर रहा था, 1-2 सीधी मिस्टेक वैसे बहुत टाइम चलेगा, वरना 10-20 और आ जाता। क्या आप लोगों ने पेपर एनालाइज किया घर पे? जो मैंने बताया था एनालिसिस का, कितने लोग पेपर बनाए कि राइट रॉन्ग, वो जो रिमार्क्स देना?
नहीं बताया क्या? तुम्हारे बैच को नहीं बोला मैंने? पक्का बोला होगा, नहीं बोला? चलो बोल देता हूँ। आज ही घर जाके ये काम करो, क्योंकि मैंने बोला कि अगले लेक्चर में अपन पूरा डाउट ही रखेंगे। आप एक A4 साइज का पेपर लीजिए, उस A4 साइज के पेपर में ऐसे लाइंस बनाइए, क्वेश्चन नंबर, टॉपिक, सब टॉपिक, राइट किया कि रॉन्ग किया या अटेम्प्ट नहीं किया, और इनके लिए आप रिमार्क्स दीजिए। क्या करना है आपको? रिमार्क्स देना है। कैसे? यहाँ सबसे ऊपर आपको लिखना है कि वैट था, मैट था या फिर FLT थी। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो काइनेमेटिक्स से आया, और मान लो सब टॉपिक था इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने इसको सही कर दिया, तो यहाँ रिमार्क्स में एक्सीलेंट नहीं लिखना है आपको। हाँ, ये भी लिखते हैं वेरी गुड, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अरे मैंने बच्चों को बोला है कि आपको रिमार्क्स लिखना है, तो ऐसे लिख के ला के दिखाते हैं ये सही में प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बोलो क्यों? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एकदम अच्छे से आया। पूछो कैसे आया? तो अच्छा कैसा था? बगल वाले में देख के आ गया था, ये एकदम अच्छा था। तो वो काम नहीं करना है। राइट चला गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी गलतियां दूर करनी है। हर एक पेपर में अगर तुम 2 गलती भी दूर करते हो तो 8 नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे, इनफैक्ट 10 बढ़ जाएंगे, 2 नेगेटिव के भी। अगर आपने गलत किया तो कितने पैटर्न होते हैं गलत करने के? बहुत सारे तरीके हैं गलत करने के। आपने गलत क्यों किया उसके बहुत सारे तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आपने कैलकुलेशन एरर कर दी, तो आप लिखिए रिमार्क्स में कैलकुलेशन एरर। दूसरी गलती होती है कॉन्सेप्चुअल एरर। कॉन्सेप्चुअल एरर का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल एरर का मतलब, ये सब गलत वाले में बोल रहा हूँ मैं, कि आपको पता तो है इसको सारे, मैंने सॉल्व किया है, फिर क्या करो? आपने सॉल्व किया, बस जाना इधर था, एक लेफ्ट गलत ले लिए, एक स्टेप आप पीछे से उल्टा घूम गए, आपका आंसर कुछ का कुछ आ गया, तो वो कॉन्सेप्चुअल एरर है। तीसरा एक सवाल ऐसा भी होता है, पेपर में मिलता होगा, तुम लोग बताना मुझे मैं सही बोल रहा हूँ क्या, कि क्वेश्चन देख के कहता है ये तो मैंने कल ही किया था, अरे इसका ये होना चाहिए, अरे कैसे होगा, रुको कोई हिंट दे दे मैं कर लूँगा, थोड़ा सा बता दे कि कैसे चालू करना है। यहाँ लिखो डजंट नो हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। फिर इतने पार्ट होते हैं जो आपको नहीं आते, वे गलत जाते हैं। इसके अलावा भी एक पार्ट है नॉट अटेम्प्टेड का, जो अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ कई तरीके हो सकते हैं। इससे पहला हो सकता है सॉल्व द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ही देख लिया, होता ना ऐसा क्वेश्चन तो किया ही नहीं है, तो पहली बार देखा वो यहाँ लिख दो। दूसरा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तीसरा, और क्या हो सकता है अटेम्प्ट ना करने के लिए? टाइम नहीं मिला, जो भी आपको लगता है। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का ये बना होना चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी है ये, आप मेक श्योर करो टीचर के साथ कि जितने भी क्वेश्चंस मैट, वैट, FLT, डैट जो भी आए हैं, कि क्या टीचर आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा है। पढ़ जाओ पीछे, भाई छोड़ो मत टीचर को। एक दिन मना कर देगा, 2 दिन करेगा, रोज थोड़ी करेगा। अपने सारे डाउट सॉल्व करके रख लो। जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं नहीं, कोई भी पढ़ा रहा है ना, ये मटेरियल इंटरनेट पे पड़ा हुआ है पूरा, किसी भी इंटरनेट पे ढूंढो ये मिल जाएगा, या बुक ले लो, हर बुक में मिल जाएगा। तो ये बहुत नई चीज़ तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा है। एक आध 2 चीज़ नई हो जाएंगी, नहीं तो नई नहीं होती, सब वही पढ़ा रहे हैं।
आप यहाँ आके पैसा क्यों दिए हो? नेट से नहीं पढ़ रहे थे आप? क्यों नहीं पढ़े नेट से? क्योंकि आपको पता है कि आपके डाउट सॉल्व होंगे। और अगर आप अपने डाउट से नहीं पूछ रहे तो मतलब क्या है? तो आपके डाउट सारे सॉल्व होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप डाउट कैसे सॉल्व करवाते हो। ये पूरा बनाओ क्वेश्चन पेपर प्लस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जितने पेपर में आए हैं। ये जितने गलत रहे हो उनके ही ले लो। सही वाले अगर नहीं करना है तो मोटा हो जाएगा वो। तो गलत वाले जो है जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन थे या अनअटेम्प्टेड रह गए उन सब का सॉल्यूशन बनाओ पेपर पे। वो आते हैं ना कौन सा प्रैक्टिकल के लिए पेपर है, तो प्रैक्टिकल बुक्स क्या बोलते हो तुम लोग? सिंगल पेपर आता है ना, या A4 साइज का वो जेरोक्स वाला पेपर ले लो। उस पेपर पे पूरा लिख डालो सारे सॉल्यूशन। फिर वो सॉल्यूशन बुक, क्वेश्चन पेपर और ये एनालिसिस पेपर तीनों स्टेपल करो, एक फोल्डर में डाल दो जितने भी होते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? ये आप करोगे तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। क्या खाली टाइम ख़राब करवा रहा हूँ मैं आपका? क्या वैट दिया आपने 1 2 3, फिर आपका मैट होता है। तो जो आप ये वैट देते हो, इस वैट का जो भी सिलेबस है वही तो आपके मैट का भी सिलेबस होता है। और जब मैट आता है ना, अब आपके पास दो प्रॉब्लम आने लगती है, ऑनगोइंग करें कि मैट के लिए पढ़े। और मैट के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे तब भी मार्क्स नहीं आया। एक दो बार ऐसा हुआ तुम्हें लगा कि पढ़ के भी नहीं आ रहा तो बिना पढ़े चले जाए। क्योंकि आप होता क्या है, तुम्हारी गलती नहीं है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है। मुझे अगर कोई आज बोले कि केमिस्ट्री बैठो लेके पढ़ने, मैं सो जाऊंगा आधे घंटे में। लेकिन फिजिक्स बोलो तो मैं खूब पढ़ता रहूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, समझ आती है उसकी लैंग्वेज। वही चीज़ आपके साथ होती है जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, कि रिवाइज कर लेते हैं मैथ के लिए, उस टाइम पर आप वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको आ रहा था पहले से ही। अगर आपने 8 घंटे दे दिया है रिवीजन को, तो इस 8 घंटे में से आप 6 घंटे दे रहे हो रिवीजन को, उस टॉपिक को जो आपको पहले से ही आता है। ईमानदारी से बताओ, क्या वही क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो आपको पहले आया था? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले आपको 40 मार्क्स आए थे तो आप 8 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो आपको 50 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपका टाइम कहाँ गया? जो आपको आ रहा था उसमें ही आपने इफेक्टिवली कितनी देर दिया नए टॉपिक को? 2 घंटे। और वो भी 2 घंटे आप तब देते जब लास्ट मोमेंट पे, कि पहले जो आ रहा है वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो नहीं आ रहा है उसको हम दे देंगे टाइम। फिर 2 घंटे लास्ट में पढ़े हो, प्रेशर में पढ़े हो, ऐसे भी नहीं समझेगा, तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। अब आप तीनों वैट दे लिए, मैथ रिवीजन करने गए तो आपके पास तीनों वैट में एनालिसिस रखी हुई है। आप देख लीजिए कौन कौन से सब टॉपिक में आप गलतियां कर रहे हो। आप उनमें से कोई भी 5 सब टॉपिक सेट कर लीजिए, 5 सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो हमारी गलती नहीं होगी। उस 5 सब टॉपिक के सारे क्वेश्चंस अगले पेपर में करने की कोशिश करिए, और उसके लिए आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। जो आपको आ रहा है नहीं उसको छोड़ ही दो, उसको भी करो, लेकिन अब उसको कम टाइम देना है। जो नहीं आ रहा है उसको अब जैसे 8 घंटे करे तो 2 घंटे उसको टाइम दो जो तुम्हें आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि उसको खाली तुम्हें ऐसे एक बार नज़र भी फेर लिया तुम्हें आ जाएगा ना, वो आंखों ने देख लिया, चीज़ें आपको आ गई। जो आपको नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट करो ना, सबके मार्क्स बढ़ेंगे। ये स्मार्ट वर्क है, अच्छे बच्चे यही करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ जो ना ऑल इंडिया रैंक 17 की स्ट्रेटेजी है, मेरी नहीं है, उस बंदे ने ये किया था। और होता क्या, यानी तुमसे भी अगर कोई अच्छी रैंक लेके आता है, मैं बैठता हूँ कि क्या किया था भाई तूने, शायद कुछ नया निकल जाए तो मैं तुम्हें बता दूँ। तो बच्चे ही बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था। उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट काम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा सबको बता दूँ कि ये एनालिसिस होनी चाहिए। आपके मैथ में भी काम आएगा, FLT में भी काम आएगा, इफेक्टिव आप पढ़ाई कर पाएंगे, आपका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, आज कर लेना घर पे, आज जाके, क्योंकि कल मैं पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपके पास वो एनालिसिस होना चाहिए और लेके आना कल, मैं देखूंगा। देखो ऑप्शनल है, मैं मेरा काम है बता देना तुम सबको, जो फॉलो करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, नहीं मन करेगा तो आ जाना, मैं डांटूंगा नहीं कि तुम बिना वो बनाए क्यों आ गए, तुम बना के आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
कि मैं 2 घंटे कुछ बोला तो उसका कुछ तो काम निकला ना। मुझे क्या पड़ा है बताने का, मैं से चुपचाप लेता, ये तुम्हारा पेपर बांट के मेरे तक पढ़ा के ख़त्म कर देता। मुझे पोर्शन ही ख़त्म करना होता अगर मैं कर देता। मैं चाहता हूँ कि पोर्शन भी ख़त्म हो और तुम्हें चीज़ें भी समझ आएँ। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए जो आपके साथ हो रही है, थोड़ा सा उसको सुधारिए, ये काम करिए। क्या क्या करना है समझ में आया। तीसरा काम, बेटा अभी आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है। आप लोग क्या स्टार सिस्टम स्टार्ट किए हो क्या? आप अगर 2 महीने बाद, मान लो आज मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, आपने एक बार, बेटा 1 मिनट छोड़ना, आपने एक बार पूरा सर्कुलर मोशन सॉल्व भी कर लिया पूरा, आपको 2 महीने बाद रिवाइज करना है। आप कैसे रिवाइज करोगे? सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करोगे, ऑल्टरनेट करोगे, यही करोगे? आपको क्या पता है कि जो ऑल्टरनेट आप कर रहे हो वो आपको नहीं आता था? कैसे पता चलेगा? देखो 1 2 4 चैप्टर में समझ में आता है, जब पूरा पढ़ लोगे तो नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है? आपने उसके लिए क्या कोई प्लानिंग करी है कि रिवीजन के टाइम पे मुझे कौन सा टाइप के क्वेश्चन करने? नहीं करी है। तो फिर ऐसे जैसे पंडित जी कथा में जाते हैं रोज ना, भागवत होती है, वहाँ ऐसे जाके सुनो, शाम को जय बोलते हैं, प्रसाद मिलती है, आरती के बाद घर चले आए, फिर तुम्हें याद नहीं होता कि पंडित जी ने क्या क्या बोल दिया। रहता है क्या याद? नहीं। तो ऐसे भी अपने यहाँ भी होगा। आप प्रॉपर बनाइए, जो अभी तक कांड कर दिए ना उसको भूल जाइए। जितना भी कांड अभी तक हो गया है उन सब कांड को आप भूल जाइए। अब वो कांड आप मत याद रखिए कि अरे यार पीछे ये काम नहीं किया। भाई जब जागो तभी सवेरा है, इतना छूट गया वो छोड़ दो। अब जो टाइम बचा है उसके लिए तो करो। आप 3 तरह के स्टार सिस्टम्स बनाओ। आप अल्फा बीटा गामा लिख सकते हो, आप प्लस 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 लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप क्या करो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, होमवर्क मिलेगा तो हम तो होमवर्क में करवाते हैं ये क्वेश्चन, तो होमवर्क मिलेगा, आप सॉल्व करते हो, कुछ क्वेश्चन आपको तुरंत आ जाता है। देखा फार्मूला बेस्ड है, आपने अप्लाई किया, आपको आ गया, उनको लिखो आप, मतलब सिंगल स्टार दो जो आपको बहुत आसान लगते हो। और डबल स्टार किसको देना है? डबल स्टार वो क्वेश्चन जो आपको आए तो, लेकिन ट्रिकी अप्रोच वाले थे। ट्रिकी अप्रोच का मतलब, अरे यार बहुत घुमा घुमा के पूछा था, वो तो आपने एक छोटा सा पॉइंट आपने ढूंढ लिया कि उसमें क्या पॉइंट था, और उस पॉइंट के हिसाब से आपको समझ में आया कि अच्छा इसका ऐसे सॉल्व करना है। मतलब आया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके। उनको अपन क्या बोलते हैं? मॉडरेट क्वेश्चन हैं। डबल स्टार। ट्रिपल स्टार वो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आए, जिनको आप डिफिकल्ट बोलोगे। अब ऐसा देखना मत, ए तेरे बुक में 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा स्टार है? डबल स्टार है, तो मेरे में भी डबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरे लिए एक क्वेश्चन बहुत ही आसान हो, इसके लिए वो बहुत टफ हो, इसके लिए मॉडरेट लेवल पे हो। सबका अलग अलग हो सकता है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें नहीं आया वो ट्रिपल स्टार में होना चाहिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? अभी भी आप जब पेपर होता है, आप क्या कहाँ से रिवाइज करो? आपका मटेरियल क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? मैथ के पहले मॉड्यूल ही है ना। आप वही क्वेश्चन कर दो जो आपको आ रहा है। आपने नोटिस किया ये, जो आपको आ रहा है ना वही बार बार सॉल्व हो जा रहा है। तो उसके वो आया तो कर भी दोगे। मैं बता रहा हूँ, वो पेपर आ गया तो तुम 100 में 100 ला दोगे। लेकिन जो आपको नहीं आया था वो पेपर में आ जा रहा है। फिर आपको लगता है कि अरे सर पढ़ाते कुछ है, क्वेश्चन आता कुछ है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी ना वैसी। अब आप क्या करोगे? आपके पास मान लो 10 घंटे है मैथ वाले वीक में फिजिक्स के लिए। आप प्लान कर सकते हो कि मुझे मैथ के लिए 10 घंटे मिले, और मैथ में शायद 1 चैप्टर या 2 चैप्टर ही होता होगा, बहुत नहीं होता। 10 घंटे मिले तो आप देख लोगे यार 10 घंटे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, और जो ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन है ना उनको मैं 5 घंटे देता हूँ। ये स्ट्रेस देके करना पड़ेगा उसको।
जो डबल स्टार वाले क्वेश्चन है उनको 3 घंटे करता हूँ, जो सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन थे उनको 2 घंटे। अब क्या होगा, अब आपने 10 घंटे पहले भी पढ़ाई करी थी, 10 घंटे अब भी पढ़ाई कर रहे हो। 2 लोग हैं ए और बी वाला आपके पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ए वाला ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, किसको ज़्यादा मार्क्स आएंगे? क्यों? क्योंकि उसने अपना टाइम जो दिया है वो उन टॉपिक्स को दिया जो उसको नहीं आ रहा था। इस 5 घंटे में अगर उसको एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी आ गया होगा और पेपर में आया तो सही करके आएगा। तो ये सिस्टम बनाइए, और जब आप रिवाइज कर लीजिए ये क्वेश्चन ना, तो उस पर ऐसे स्टार ऐसे डॉट लगाते जाइए। एक बार रिवाइज किया तो 1 डॉट, 2 बार किया तो 2 डॉट, 3 बार किया 3 डॉट। उससे क्या होता है पता है, ये खाली ऐसे नहीं कि लिखने से ही, वो ह्यूमन साइकोलॉजी भी है यार। जब आप ऐसे डॉट लगा लगा के लिखते हो ना, जब चौथी बार जाओगे देखोगे डॉट लगा, वाह मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मोटिवेशन भी आता है पढ़ने का। समझ रहे हो? हाँ, ये बैकफायर भी कर सकता है अगर आप दूसरी बार सॉल्व भी नहीं करने गए, कि सबकी बुक में देख रहे हो 5 डॉट लगे, मेरे में तो 1 भी नहीं लगे। लेकिन वैसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए अभी से आप करना चालू कर दो। तो ये स्टार सिस्टम वो सब करो, आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो मेरे पास कोई ऐसा टॉनिक नहीं है कि मैं आया और ऐसे मिक्सर में पीस के लाया हूँ कि ढक्कन पिला रहा हूँ और पूरी फिजिक्स आ जाएगी। आपको टाइम लगेगा। बच्चा पैदा होता है तो 8-9-10 महीने का टाइम लेता है बैठने को, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो अभी आप समझो पैदा ही हुए हो फिजिक्स में, अब आप बैठना सीख रहे हो। आप सोचो आपको 100 में 100 क्यों नहीं आ रहे, तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप दौड़ना भी सीखोगे बहुत जल्दी, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको बातें माननी पड़ेंगी, बिना बात माने काम नहीं चलता है। ये मुझे दिखना चाहिए सबके नोट्स में, ठीक है? अच्छा, आपके पास बुक्स कितनी होनी चाहिए, ये हर एक सब्जेक्ट में कितनी बुक्स, आपके पास कितनी बुक्स हैं अभी? कौन कौन सी? फिजिक्स में 2, एससीबी और मॉड्यूल। मैं देखो यार ऐसा बताऊँ, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है हर टीचर का। मेरा जो ओपिनियन है, मैं मानता हूँ कि ऐसे होमवर्क बुक को बुक में काउंट मत किया करो। आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। एक तो क्लास की बुक होनी चाहिए जो क्लास नोट्स है उसके लिए, एक दूसरी बुक जो होमवर्क बुक को मैं नहीं मान रहा हूँ, होमवर्क बुक आपके पास होनी चाहिए। वो तो खाली होमवर्क दिखाने के लिए है, जो डाउट आया वो तो छोड़ देते हो ना उसमें, तो वो वाली बुक। आपके पास दूसरी बुक होनी चाहिए एक, जो आपके डाउट की बुक हो। कौन सी बुक? आपने होमवर्क बुक में 1 2 3 4 5 6 किया, 7वां आपको नहीं आया, 8 9 10 किया, 11वां आपको नहीं आया, तो ये तो आप ये आ गए थे आपको, और ये भी आ गया था आपको, तो इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। 7th और 10th आपको डाउट था इस टॉपिक में, आप डाउट बुक में लिख लीजिए। मेरी सलाह मानिए, हफ्ते में 1 दिन आपको छुट्टी मिलती है, नहीं छुट्टी होती तो 2 घंटे का पेपर होता है, फिर छुट्टी होती है, लेक्चर नहीं होते ना, उस दिन कुछ नया मत पढ़ो। और पूरे हफ्ते में जितने डाउट्स आपके रहे हैं, जो आपने डाउट बुक में लिखे हुए हैं, अब आपके यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ना कौन कौन से डाउट्स थे आपके। जितने आपके डाउट्स थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, हफ्ते के अंत में वो सारे क्वेश्चन रफ नोट्स में सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा पता है, 3 से 4 5 बार क्वेश्चन करोगे। होता नहीं है बहुत टफ क्वेश्चन होता है जिसको करने में बहुत लंबा टाइम जाएगा, लेकिन आपने उसको कई बार कर लिया, आप बोले अरे हमने कल ही तो सॉल्व किया था, ये वाला आंसर है। करते हो ना ऐसा, इसलिए बोलो जो 3 स्टार है ना, हर हफ्ते में 1 बार गो थ्रू कर लो। उससे क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन आया तो लेंदी भी हो सकता है, कैलकुलेटिव भी हो सकता है, और आप जब आपको वो याद ही हो गया है ना, तो फिर उसमें गलत होने का चांस 0 हो गया है। आप सॉल्व करने जाओगे, भले आपको कॉन्सेप्ट आता है, 50-50 के चांसेस होते हैं गलत होने के भी। मुझे पूरा कॉन्सेप्ट आता है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं जब सॉल्व करने जाऊँगा तो 50% चांस ये होगा कि मुझे नहीं आएगा, 50% ही चांस है कि मैं सही आंसर दूंगा, क्योंकि शायद मैं सब फार्मूला भी सही लगाऊँ, सब सही करूँ, लास्ट में प्लस माइनस में गलती कर दूँ। पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना, मैथ्स में गलती कर दूँ।
और आपने एनालाइज किया होगा, ओवर एक्साइटमेंट बहुत खराब चीज होती है। जिस सवाल को आप सोचते हो ना ये तो बहुत आसान है ना, उसमें ये एरर हो जाता है। उसमें आप कैलकुलेशन एरर करते हो, और आपने अगर कैलकुलेशन एरर किया तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जो भी कैलकुलेशन एरर करता है वो अपने आप को कभी जीवन में माफ नहीं करता। मेरे पास एग्जांपल है एक बच्चे का, चाहिए तो मैं उससे बात करवा दूंगा। एम्स भोपाल में है, ऐसा छोटी मोटी जगह है भी नहीं। ऑल इंडिया रैंक 399 आया था नीट में उसको, एम्स भोपाल में है। उसको 175 आया था फिजिक्स में, 351 आया था केम में, और सॉरी बायो में, और केम थोड़ा कम हो गया था। अब उसको 180 नहीं आया, 5 नंबर और आए होते ना, उसके मार्क्स होते 694। कितने मार्क्स होते? 689 आया था, 694 हो जाते। 693 पर एम्स दिल्ली क्लोज हो गया था। 689 उसको मार्क्स थे, 5 आते उसको मिल जाता। एम्स भोपाल गया, सेकेंड बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, लेकिन फर्स्ट वाले में तो नहीं गया ना। और उसकी गलती क्या थी पता है? 5 प्लस ऑफ -5 को उसने 10 लिख दिया था। फ्लक्स लिखना था, मैग्नेटिक फ्लक्स। हमसे अभी बात होती है, मेरा अच्छा स्टूडेंट है, तो अभी भी बात होती है उसको ना। जब बात अगर 10 मिनट से ऊपर निकली, हाल चाल के अलावा क्या चल रहा है, कैसे, उसके आगे थोड़ी भी बात हुई कि और बताओ वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, तुरंत अरे सर वो मिल गया होता। और अभी भी रोता है वो, और पूरी ज़िंदगी रोएगा। उसने गलती करी है क्योंकि उसके साथ का ही उसका ही दोस्त है, उसका ही बहुत खास दोस्त है, वो एम्स दिल्ली में। सोचो एक एक पॉइंट है। और ये एरर आपके, ये तो मान लो नीट में भी और जेई में भी तो यही डिफरेंस क्रिएट करेगा ना। ये एरर आपको, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट से ही नहीं पता है वो क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट में पता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो फिर नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दुख होगा 2, 4, 10 दिन में, 1 महीने में भूल जाओगे वो चीज़। आपको आती हुई चीज़ गलत कर दोगे ना, फिर आप कभी माफ़ नहीं करोगे अपने आप को। तो इसीलिए बोला ये बनाओगे टेबल ना, देखो ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। कुछ नहीं, जब तुम आने लगो ना तो खाली एक बार ऐसे देख लो, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर में करता हूँ, तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना है। जब तुम पेपर में बैठोगे उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो एक्स्ट्रा फोकस कर लेगा अपने दिमाग को, कि उसमें तुम 2+2 लिखोगे ना, तो लाइन में बना के चेक करोगे 2+2 1 2 3 4, हाँ 4 ही होता है, 4 बार चेक करोगे। क्योंकि अब आपने अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे दिया, ये हर बार मैं गलत करता हूँ। अब ब्रेन बोलेगा अब मत करना, मारूंगा भी। समझ रहे हो ना? तो ये आपको साइकोलॉजी के साथ खेलना है। मेरा टाइम पूरा खा गए तुम लोग आज, लेकिन अब मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। तो कल आओगे, किसके साथ आना है? क्वेश्चन पेपर सबके हाथ में होना चाहिए, एनालिसिस भी अगर हो सके तो करके आना, ठीक है? कल हम पूरा सॉल्व करेंगे पेपर। चलो बाय।